यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के अलावा जो फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको हम फूफा के नाम से जानते हैं उस पर भी काम कर रहा है। और बीते कुछ समय से इस पर कोई बड़ी अपडेट नहीं आई थी और लोगों की जो जिज्ञासा थी इसको लेकर वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद डीआरडीओ ने इस पर एक बड़ी अपडेट साझा करी है। डीआरडीओ ने कहा कि ये प्रोग्राम कभी ठंडे बस्ते में नहीं गया, बल्कि आने वाले भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस प्रोग्राम पर जो अनवरत कार्य है वो चल रहा है। अब इससे पहले कि हम फूफा के करंट स्टेटस पर डिस्कस करें, डीआरडीओ ने बताया कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो कॉन्टेस्टेड स्पेस पे चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी जो स्टेल्दी हों और एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हों, और ये सारी ज़रूरतें फूफा से पूरी होंगी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि डीआरडीओ ने जो करंट स्टेटस रिवील किया है इसमें यह बताया गया कि 2023 के दौरान ही फूफा का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन था ये फाइनलाइज कर लिया गया है, या यूँ कह लें जो एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनलाइज हो चुका है और जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है उसको पूरा किया जा चुका है। अब यहाँ पर विंड टनल मॉडल के बहुत सारे सेटअप जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और इस समय ये जो मॉडल है ये टेस्टिंग से गुजर रहा है। इसको एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड सिस्टम के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। फूफा को एक रियल गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है जो कि घातक यूकैप के साथ ऑपरेट करने वाला है। अब रही बात डिज़ाइन की, तो फूफा को लेकर ये बताया गया कि ये एक टेललेस फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर आधारित होगा जो कि लो ऑब्जर्वेबल फीचर्स को होस्ट करेगा। इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेगी और इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया जा रहा है कि ये डीप स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसके पास एयर टू एयर एंगेजमेंट की कैपेबिलिटीज भी होने वाली है। ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के जो रोल है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसको आप लोग सीड मिशन के नाम से जानते हैं। अब सीड मिशन जिसको नहीं पता, ये ऐसे मिशन होते हैं जहां पर कोई भी वायुसेना सबसे पहले एनिमी के जो एयर डिफेंसेस हैं, रेडार सिस्टम है, उनको न्यूट्रलाइज करती है ताकि आने वाली जो फ्लीट है अटैक के लिए उसको एक सेफ पैसेज प्रदान किया जा सके। अब फूफा को लेकर यह बताया गया कि इसका जो ऑल ऑफ वेट होने वाला है वो अराउंड 10 टन्स का होने वाला है। इससे पहले हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद फूफा एक फुल फ्लेज फाइटर के तौर पर होगा जो कि अनमैन्ड ऑपरेशन के लिए विकसित किया जाएगा, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि इसका लगभग ऑल ऑफ वेट जो होगा वो 10 टन के आसपास होगा और इसको पावर करने के लिए एक इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन का यूज किया जाएगा। पोटेंशियली अगर हम देखें तो संभावित है कि कावेरी डेरिवेट इंजन का ही एक जो वेरिएंट है आफ्टर बर्नर के साथ वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को लेकर के ये भी कहा गया कि ये सुपरसोनिक कैपेबिलिटी के साथ आएगा, यानी सुपरसोनिक फ्लाइट की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको लेकर आएगा। इसमें एआई ड्रिवन ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है तो पायलट रिस्क का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं होने वाला है। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने 2023 में ही इसका चार्ज लिया था और उन्होंने फूफा का जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है और एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको फाइनलाइज किया था। और ये फेज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पर ये अलग अलग जो सिमुलेशन है जैसे कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सिमुलेशन जो है उससे ये गुजरेगा और भी दूसरे जो एनालिसिस हैं उनसे ये गुजरने वाला है, जिसके बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएगी तो फुल फ्लेज जो प्रोटोटाइप है उसका डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा। अब जो विंड टनल टेस्टिंग है वो इस समय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में चल रही है और इसके लिए जो इसका स्केल मॉडल है वो यूज़ किया जा रहा है। यूँ तो फूफा को लेकर के बहुत ज़्यादा डिटेल्स पब्लिक में नहीं रखी गई हैं, लेकिन जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि फूफा का आर्किटेक्चर इस प्रकार से है कि ये फुल ऑटोनॉमी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो एडवांस एसा रडार है वो देखने को मिलेगा। अब संभावित है कि या तो उत्तम एसा रडार जो एमका के लिए विकसित किया जा रहा है वो यहाँ पर देखने को मिले या फिर उसका ही कोई डेरिवेटिव हमें देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर बताया गया है कि ये जो रडार सिस्टम यूज किया जाएगा वो डीआरडीओ फूफा को एक लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिलेंगे, एडवांस डेटा लिंक कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी जो कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को देखेगी। अब इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर वॉरहेड बेस है वो देखने को मिलेंगी जो कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करने में मदद करेंगी।
अब एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ तक बात रही, तो इसमें ज़्यादा तो बातें नहीं की गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये अस्त्र सीरीज़ की तीनों मिसाइल को होस्ट कर पाएगा। यानी अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, उन सबको ये एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस को भी यूज़ किया जा सकेगा और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर इसके पास ये भी कैपेबिलिटी होगी कि ये दूसरे फाइटर जेट से लॉन्च जो मिशन है उनको भी ट्रैक और गाइड करने की क्षमता रखेगा। यानी कि ये मल्टीपल यूज हमारे लिए आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इसका कॉम्बैट रेडियस कितना होगा, तो इसका कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। और इसमें भारत ने अभी तक जो यूकैप प्रोग्राम में उन्नति प्राप्त करी है, उससे जो भी अनुभव मिले हैं उसके आधार पर ही इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि इस समय जो ये एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसको लॉयल विंगमैन कैपेबिलिटी भी दी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के जो फ्रंट लाइन फाइटर है जैसे कि सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म, वो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। खैर, आने वाले भविष्य में इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एलसीएस प्रचंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में लगी हुई है। यहाँ पर हाल ही में एक CGI इमेजरी जारी करी गई, जहां पर हमें ये देखने को मिला कि जो एलसीएस प्रचंड है, ये आने वाले भविष्य में जो कैट्स वॉरियर है, जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंश आप कह सकते हैं, उसको एक मदरशिप की भूमिका तो यहाँ निभाता नजर आएगा। जी हाँ, ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि एलसीएस प्रचंड के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत जो वॉरियर लॉयल विंग मैन बनाया जा रहा है, उसमें जो एलसीएस प्रचंड है वो भी एक मदरशिप की भूमिका निभाता नजर आएगा, जो कि इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा और आने वाले भविष्य में जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में इसका योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल 28 मार्च 2025 को HAL के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर की तरफ से इस वीडियो को रिलीज किया गया था, जहां पर 3 कैट्स वॉरियर अनमैन एयर व्हीकल जो है ये एसएस प्रचंड के साथ टेक ऑफ करते नजर आते हैं। और इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में जो लॉयल विंगमैन कैपेबिलिटी है वो हमारे एसएस प्रचंड के पास भी होगी, जहां पर ये मदरशिप जो है इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगी और जो मिशन है वो इनकी सहायता से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। हालांकि ये एक प्रमोशनल वीडियो था जहां पर कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है और निसंदेह ये कॉन्सेप्ट आने वाले समय में वास्तविकता का रूप जरूर लेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैट्स वॉरियर की भूमिका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये तेजस से तो कंट्रोल किए जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा सुखोई 30 MKI जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो भी मदरशिप की भूमिका निभाने में सक्षम है। इसके अलावा एलसीएस प्रचंड को लेकर आपको बता दें कि ऑलरेडी ये इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेशन से गुजर रहा है, जहां पर बहुत जल्दी इसको ATGM अपग्रेड मिलेगा और इसके मिलने के बाद इसका जो स्ट्राइक पैकेज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे रिपोर्ट लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।